नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं इमेजिन टुडे। आज हमारे देश में पत्रकार और पत्रकारिता को लेकर बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं। हर शख्स के जवाब पर पत्रकारिता को लेकर कुछ ना कुछ सवाल होता है। बहुत से सवाल पत्रकारों से होते हैं, जनता की बहुत आस होती है। उसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर सर, जो अभी राष्ट्रीय सहारा में ब्यूरो चीफ हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पहली आप, क्योंकि 15 साल से ज़्यादा से आप काम कर रहे हैं, पहली पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, जो पहली पत्रकारिता थी वो एक एजेंडा, एक विजन को लेके चलती थी, एक उद्देश्य को लेके चलती थी। और आज की जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा एजेंडे को लेके चलती है। पहले उद्देश्य होता था कि समाज को सुधारना या देश हित में काम करना। और जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में जितने पत्रकार हुए हैं, जितने बड़े लीडर हुए हैं, वो सारे पत्रकार ही थे। तो उनका उद्देश्य था कि हम देश को आज़ाद करें और उसके बाद, आज़ादी के बाद, फिर देश को सही दिशा देना और देश का विकास हो, लोगों का विकास हो, इस तरफ फोकस रहता था। तो तब की पत्रकारिता बड़ी शांत पत्रकारिता थी, बहुत ही स्थिर पत्रकारिता थी, गंभीर पत्रकारिता थी। अभी चूंकि नया मीडिया है तो ये फटाफट पत्रकारिता है। तुरंत आपको खबर देनी है, तुरंत खबर लेनी है, उसे आपने वेरीफाई किया या वेरीफाई नहीं किया, अतकचरी खबरें आपने चलाई, तो थोड़ा सा अंतर आ गया है कि अब आपका कमर्शियल रूप ज़्यादा आ गया है कि आप पहली ब्रेक कवर कर दें। आपको अगर आप टीआरपी आपकी ऊंची आ गई तो आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। पहले टीआरपी की तरफ कोई ध्यान नहीं था, उनको टीआरपी से लेना देना नहीं, अच्छी खबरें करो और उससे समाज को क्या मिला उस पर फोकस रहता था। अभी क्या हुआ कि हमारी खबर से क्या टीआरपी बढ़ेगी? नहीं, झूठ मूठ की। अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध को लेकर, यूक्रेन युद्ध हो या ना हो, लेकिन कुछ टीवी चैनलों का आप देखो तो दिन भर वो मिसाल फेंकते रहते हैं। जी जी। तो ये टीआरपी के चक्कर में हो रहा है। तो ये अंतर आ गया है पहले रन। और सर, हम ये देख रहे हैं कि पत्रकारों में भी अब एक बहुत लाइन से खिंच गई है। कुछ पत्रकार हैं जो अभी सत्ता पक्ष की ओर अग्रसर हैं, कुछ विपक्ष की हैं। तो ऐसे में जो एक आम इंसान है वो कहाँ जाए? मतलब वो नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जो लाइन खींची ये शुरू में भी थी। हमारे देश में पत्रकारिता पर जो होल्ड था वो शुरू से ही लेफ्टिस्टों का रहा है। जी वामपंथी हमारे यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र से बहुत जुड़े रहे और उनका होल्ड भी था। तो लाइन तो शुरू से थी कि कुछ लेफ्टिस्ट थे, कुछ राइट विंग के थे, लेकिन जब वो पत्रकारिता करते थे तो बहुत ही निष्पक्ष होते थे। जी। उनकी लेखनी में आप ये प्रकट नहीं होता था कि वो किसी पक्ष की तरफ है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता था देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये वाकई जो लाइन खिंची है ये पार्टीबाज हो गई है। जी जी। कि कुछ पत्रकार पार्टी की तरफ हो गए, वो पत्रकार पार्टी की तरह सोचते हैं, पत्रकार पार्टी की तरह लिखते हैं। जो कांग्रेस कवर कर रहे हैं उनको लगता है कि हम कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस के एंगल से लिखते हैं। जो बीजेपी कवर कर रहे हैं वो बीजेपी के एंगल से लिखते हैं। जो लेफ्टिस्ट हैं वो अपने एंगल से लिखते हैं। तो अभी क्या हो गया कि जो पत्रकारिता का धर्म था कहीं वो गौण हो गया है। कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग अब राजनीतिक तौर पर जो उनका विचार थे वो विचार कहीं वो लिखने में प्रकट हो रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पार्टीबाजी पहले भी होती थी, पहले भी लोग विचारधारा से जुड़े होते थे, लेकिन पत्रकारिता में वो झलकता नहीं था। लेकिन अब साफ साफ झलक रहा है। टीवी चैनल में आप देखो तो एंकरों की बात से आपको लग जाएगा कि वो किस पार्टी की तरफ बोल रहा है। और ऐसे अगर आप कुछ अखबारों में भी आप देखें तो अखबारों में भी कुछ कुछ खबरें आपको दिख जाएंगी किस पक्ष में। जी। तो ये थोड़ा सा। और सर, आज जो सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी ये है कि जो नेशनल टेलीविज़न पर डिबेट्स हो रही हैं कई तरीके की, पहले भी डिबेट्स होती थी और आज भी हो रही हैं। तो पहली डिबेट में और आज की डिबेट में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, जो पहली डिबेट होती थी वो इशू बेस्ड होती थी। जो करंट इशू है उस पर लोग डिबेट करते थे और उस इशू को, उस समस्या को समाधान करने की तरफ जाते थे। लेकिन अब आप अक्रॉस दी टीवी चैनल, कोई भी टीवी चैनल आप उठाइए, उन टीवी चैनलों में जो डिबेट होगी वो जो एजेंडा तय हो जाता है उस बेस पे होती है। और मोस्टली चैनलों में मैंने देखा कि उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। जी। तो एक तो ये बड़ा खतरनाक हो रहा है कि आप टीवी चैनल सांप्रदायिकता का रंग देते हैं और जो इशू हैं, जो मेन इशू होते हैं, जो समस्याएं हैं, उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जी जी। ध्यान जाता है तब तो वो दूसरे इशू पर कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं, किसी पर्सनैलिटी पे ही कर देते हैं। तो पर्सनैलिटी पर डिबेट करने से बढ़िया अच्छा है कि आप इशू पे डिबेट हो और समस्याओं पर डिबेट हो, ताकि उसका समाधान निकले। अगर आप बेवजह की डिबेट करेंगे, जैसे पॉलिटिकल डिबेट बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपस में स्टूडियो में ही चिल्लाना, हंगामा करना,
कई जगह मारपीट तक की नौबत आ गई जी, है, जी। और उस डिबेट से कुछ हल भी नहीं निकलता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही डिबेट करेंगे जो समस्या है, तो उस डिबेट के अंत में उसका समाधान निकलेगा। जी। जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारी अच्छी डिबेट होती थी, तो लोगों को उसका रास्ता मिलता था कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए। लेकिन कोरोना खत्म हुआ, फिर लोग वापस उसी पॉलिटिकल डिबेट पर आ गए जो पार्टी वाई या एजेंडा बेस्ड होती है। और सर कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे हर चीज़ का पतन होता है हमारे देश में, राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का बड़ा जोर शोर था और उसके बाद उसका पतन हुआ, फिर बीजेपी आई। तो लोगों का ये कहना है कि जैसे टीवी है या जो ये पत्रकारिता है, इसका एक नया ट्रेंड, अब एक नया हथियार बन रहा है सोशल मीडिया। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कितनी विश्वसनीयता उस पे होगी लोगों की? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले बात तो कि आज जो सोशल मीडिया है वो हर आदमी के हाथ में आ गया, जी। क्योंकि स्मार्टफोन आ गया। तो स्मार्टफोन आया, डेटा आपके लिए उपलब्ध हो गया, तो हर आदमी के पास। उसके साथ ही सोशल मीडिया हावी हो गया, और वो इतना हावी हो गया कि वो आपकी विचार को बदल सकता है, जी। आपकी सोच को बदल सकता है। वो इतना पावरफुल हो गया है, तो वो अपना काम कर रहा है। आप देखते हैं कि कोई इशू होता है, उस इशू पे वो ऐसा एक डिबेट शुरू कर देते हैं कि सुबह से शाम तक आदमी उसी में उलझा रहता है। वर्सेस बड़ा आजकल हो हाँ, रहा है। और वो जो है डिवीजन भी करा देता है। जी। तो इसलिए सोशल मीडिया की शक्ति जो है बहुत बढ़ गई है। उस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, और अगर उसका मिसयूज होगा, जैसे होता है, जी। तो वो मिसयूज खतरनाक है। कई बार ऐसे दंगे हो जाते हैं कि आपने झूठी अफवाह फैला दी और दंगे हुए, पथराव हो गया, लोग सड़क पे उतर सड़क जाते पर उतर आते हैं। वो उसको रोकना जरूरी है। अन्यथा सोशल मीडिया का उपयोग सदुपयोग हो, अच्छे काम के लिए हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हो, सरकार का ध्यान खींचने के लिए हो किसी समस्या की तरफ, तो बहुत अच्छा है। या किसी अच्छी अच्छी बातों पर डिस्कशन के लिए हो, अच्छा है। पर अफवाह फैलाने के लिए ना हो, फेक न्यूज़ के लिए ना हो। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब टीवी का एक अच्छा ऑल्टरनेट सोशल मीडिया बनेगा? सोशल मीडिया तो नहीं बनेगा, डिजिटल मीडिया बन सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके व्हाट्सएप भी आ जाता है, फेसबुक भी आ जाता है, तमाम चीज़ें। लेकिन आप डिजिटल मीडिया पर अगर आप आते हैं और वो थोड़ा सा नियंत्रण में हो, नियंत्रण मीन्स कि कायदे कानून से चले, जो रूल है, जो हमारे देश के कानून हैं, उनके हिसाब से चले, तो मुझे लगता है कि सोशल जो डिजिटल मीडिया है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। जी। एक अखबार जो सुबह से शाम तक कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता है, डिजिटल मीडिया एक ही दिन में, एक ही घंटे में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। रीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी सत्यता है, उसकी जो विश्वसनीयता है, वो बनाए रखनी चाहिए। अगर विश्वसनीयता होगी तो लोग उसको देखेंगे और लोग उसे जागरूक भी होंगे, और समाज में जागरूकता फैलेगी। पर वही कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। तो मतलब सरकार को इस पर भी कोई कायदे कानून? कानून है, सब है। हमारे आईटी एक्ट है, हमारे यहाँ आईपीसी है। अभी सरकार ने जो इंटरमीडिएट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जी। सारे कानून हैं, उन कानूनों का पालन करना होगा। लेकिन पालन करने वाला तो अंतिम व्यक्ति हम ही है। जी। तो आम लोगों को, जो यूजर है, उसको भी इस्तेमाल करना होगा, कानून के दायरे में रहेगा। और सर एक पक्ष ये कहता है कि इस देश ने गांधी की पत्रकारिता देखी है, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता देखी है, और आज की पत्रकारिता वो देख रहा है। तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त की पत्रकारिता को अगर आज से हम कहें तो धरातल पे आ चुकी है। मतलब जो पत्रकारिता का स्तर है वो और नीचे गिर रहा है और दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो इस पर आप क्या देखिए, समझते उनकी जो पत्रकारिता थी वो एक उद्देश्य के लिए थी, वो देश को आजाद कराने के लिए थी। उसमें वो पैसा नहीं सोचते थे कि ये पैसा आएगा तो हम अपना घर चलेंगे, हैं? जी। है ना। तो अभी की पत्रकारिता क्या है, ये जो है कमर्शियल हो गई है, बिजनेस हो गया है कि आप नौकरी करेंगे, आपको तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आप जो पत्रकार हैं उनका घर कैसे चलेगा। मतलब वो एक उद्देश्य के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं कि हम देश के लिए काम कर, अपना जो बाकी हम रोजगार कर रहे हैं उसके बेस पे हम पत्रकारिता करें, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी फुल टाइम पत्रकारिता हो रही है, तो फुल टाइम के लिए आपको तनख्वाह मिली है, तो तनख्वाह जो लाला दे रहा है, नहीं, जिसका जो न्यूज़पेपर के या टीवी चैनल का मालिक है, वो उसके हिसाब से चलेगा। तो कमर्शियल एंगल अब ज्यादा हो गया है। तो इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी या महात्मा जी की, ये जो महान पुरुष रहे हैं, इनकी पत्रकारिता आप भूल जाइए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था। वो एक उद्देश्य के लिए चलते थे, भूखे रह के खुद अपने झोला लेके जाते थे, अखबार खुद बांटते थे। वो जमाना खत्म हो गया। और सर अंतिम मेरा सवाल ये है कि जो अब आगे और भविष्य में पत्रकार आ रहे हैं, जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, वर्तमान अब भविष्य में वो पत्रकार बनेंगे, क्या ऐसी गलती वो ना करें और किस तरीके से अपना बचाव करें इन चीज़ों से? देखिए, सबसे पहले तो उनको जो हमारे मीडिया लॉ हैं उनको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। जी। और जो हमारे मीडिया संस्थान हैं उनके बारे में भी एक बार स्टडी कर ले, वो कौन संस्थान किस तरफ झुका हुआ है या किस तरफ है। और तीसरा, देखो, पत्रकारिता करें तो निष्पक्ष करें, एजेंडे के साथ न करें।
और खबर लिखें तो तथ्यों को छानबीन करके लिखें। आधी कच्ची खबरें, जो सुनी सुनाई खबरें, अफवाहें, उन पर न जाए। अगर आप अपनी खबरों को तथ्यों की पुष्टि कर लें तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका नाम भी होगा और आप लंबी रेस के घोड़े भी हो सकते हैं। तो जो आप मीडिया संस्थानों से सीख रहे हैं वो तो आपका एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष है कि आपको अखबार पढ़ते रहने चाहिए, पत्रकारों से मिलते रहना चाहिए, और फिर जब आप किसी पत्रकारिता संस्थान से जोड़ेंगे तो वहाँ इंटर्नशिप करके उस दौरान सीख लें और मीडिया लॉ जरूर पढ़ें। जी, तो आपने देखा सर का पूरा जोर है कि जो आज की पत्रकारिता है और पहले की पत्रकारिता थी उसको सर ने डिटेल में बताया, समझाया, सोशल मीडिया का भी रोल आया उसके बारे में बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।